तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन की। क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन से 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे ही जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बड़े ही आसानी से अगर आप इस लेक्चर को देख ले रहे हो तो इससे जो भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं उसे आप आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप उसे वो आपसे ना हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, उसमें ऐसा ना होने वाली ऐसा कुछ बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल हमको पढ़ना क्या है। क्वाड्रिलेटरल आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, वही है पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, यही चीज़ें हैं। ठीक है, काइट है, ट्रेपीजियम है, ये क्वाड्रिलेटरल के पार्ट हैं। पॉलीगन मतलब कितने भी उसमें साइड्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स कुछ भी हो सकता है, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन। ठीक है, अपन उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आखिर भाई इसमें क्या क्या है, एंड सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, उसका एक सिंगल एंगल की वैल्यू क्या होती है अगर वो रेगुलर है, यही सब बातें अपन करेंगे। ठीक है, बचपन से जो करते आए हैं। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान दे करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे देखते जाइए। ठीक है, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम की। उसके पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लो। मान लो सबसे पहले हम लोग पढ़ा था ट्रायंगल का जो एंगल सम था, सम ऑफ एंगल्स, एक क्लोज्ड फिगर के अंदर टोटल कितना एंगल बन रहा था, तो 180 बन रहा था। फिर आया क्वाड्रिलेटरल, इसका मालूम है 360 बनता है। फिर आया हेक्सागन, इसका मालूम है 720 बनता है। जिसका मालूम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पेंटागन का अपने को नहीं मालूम है। मैंने कहा ठीक है, देखो हमें कुछ दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि 3 पे 180, 4 पे 2 गुणे 180, 6 पे 4 गुणे 180। अगर मैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, मतलब अगर मेरे पास कोई पॉलीगन दिया गया है कुछ भी, मान लो जिसमें n साइड है, कितनी साइड है, n साइड्स, सम ऑफ ऑल पॉलीगन ऑफ n साइड्स, जिसमें n साइड्स हैं, तो उसका एंगल सम कितना होगा, तो उसका एंगल सम होगा 6 में 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 में 1 से मल्टीप्लाई किया, तो n के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। समझे कि नहीं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, तो दैट इज n-2 इंटू 180 डिग्री। इसे ही लिखते हैं n-2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ठीक है, ये बात अगर आप जान गए, समझ गए तो अच्छी बात है। अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, छोटी सी बात है, इससे एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, थोड़ा सा घुमाता है। अब देखो घुमाता है तो तुम भी घुमाना सीख लो, समझना सीखो ना। लाइन लिखी होती है, लाइन को पढ़ करके इंटरप्रेट करना होता है। कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं बच्चों वाले। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज मैं कोई क्वेश्चन लेकर के नहीं बैठा हूँ, केवल थ्योरी पार्ट बताऊंगा। ठीक है, एंगल सम हो गया ना। अब इसके बाद मैं आता हूँ ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो ये आप लोगों को मालूम है, ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है a + b + c। ट्रायंगल की एरिया तो अपन लोगों ने 2 फार्मूले पढ़े हैं, मैंने आपको बताया ही हुआ था पिछले वाले क्लास में, आप देख लेना। स्पेशली एक्सप्लेन नहीं किया है लेकिन फिर भी बताया हुआ है। ट्रायंगल की एरिया के 2 फार्मूले अपन ने पढ़े हैं, हाफ
बेस इनटू हाइट। हाइट क्या होगी और बेस क्या होगा, कुछ नहीं, किसी एक साइड को पकड़ो और अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो यह हो गया हाइट और यह पूरा हो गया बेस। हाफ बेस इनटू हाइट क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला अंग्रेजी वाला होता है, उसे बोलते हैं अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें s की वैल्यू होती है सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर समझ में आया, पेरीमीटर का आधा और s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और उसी में से s अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो जब कभी ऐसा पूछेगा तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हमेशा काम यहीं चलाने की कोशिश करेंगे, दिमाग हमेशा यहीं लगाएंगे, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में जब बात पड़ी जाए तो एक्सेप्शनल केस में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो उस समय में ऐसा कर लेना कि यार चलो तीनों साइड दी हुई है, कुछ तुक नहीं लग रहा है, कुछ दिमाग नहीं कर पा रहा है, क्या करें, तो चलो इसे लगा लो, ठीक है। नहीं तो फिर क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के बाद आते हैं क्वाड्रिलेटरल में। कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, अभी मैंने बताया, तो उसका एंगल सम कितना होगा, 360 डिग्री। साइड्स कितनी होंगी, तो साइड्स कैसे बन जाए, क्वाड, क्वाड का मतलब होता है 4, 4 साइड्स होंगी, 4 एंगल्स होंगे, चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। बहुत छोटी सी बात हो गई। क्वाड्रिलेटरल यही इतना तो होता नहीं है, आओ थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। तो देखो अगर कोई टाइप का मैं क्वाड्रिलेटरल बना दूं, ऐसे बना दूं, तो इस पूरे के बारे में क्या क्या तुम जान पाओगे यार। इनफाइनाइट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल मैं बना सकता हूं, लो और यूं बना दिया, 4 साइड हो गई ना, और ऐसे ऐसे बना दिया मैंने, 4 साइड हो गई मेरे पास, कुछ भी मैं बनाऊं, लो ट्रेपीजियम टाइप का बन गया, ठीक है। मतलब मैं कई टाइप के मैं क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूँ, ठीक है, कई टाइप से। लेकिन हम कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की स्टडी करते हैं कि भाई इस टाइप का हुआ ना, तो अपन उसके बारे में ढेर सारी जानकारी पा जाएंगे। तो उसमें पहला वाला है, वो है पैरेललोग्राम। पैरेलल समझ क्या हो गया यहाँ से कि इसका कहता है कि अपोजिट साइड पैरेलल, पैरेलल ओ माने अपोजिट, पैरेलल अपोजिट वाले पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल। जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी उसे क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसा होगा दिखने में, तो खुद सोच लो, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो अच्छा देखो, अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है अपोजिट साइड्स को इक्वल भी होना पड़ेगा। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल मैं घर से जोड़ दिया, मैंने कहा इक्वल तो कहा नहीं था, लेकिन होना पड़ेगा ना, इक्वल तो इनको होना पड़ेगा, नहीं इक्वल होंगे ना तो ये आपस में उस पैरेलल, तुम खुद सोचो, 2 पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती है, बेसिक सी बात है। तो 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस जितनी यहाँ पर है वही उतनी यहाँ पर भी होनी चाहिए, और जितनी इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस यहाँ पर है उतनी यहाँ भी होनी चाहिए। तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो ही जाएंगी। तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल कौन कहता है, पैरेललोग्राम कहता है। चलो ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल याद रखना, ठीक है। इसकी एरिया के बारे में ज़रा बात कर लें। इसकी एरिया कैसे निकालोगे, मैंने कहा आओ देखते हैं। इसकी एरिया जो है ना, सॉरी
कहाँ गया, मैंने कहा देखो इसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ करो 90 डिग्री, इसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ करो 90 डिग्री। अब मैं कहा हाँ, अगर आप वेक्टर पढ़े होते तो मैं डायरेक्टली करा देता, ट्रायंगल पढ़े हो, चलो ट्रायंगल से करा देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल से देख लो तुम लोग, इसे काटो ऐसे, यह मान लो दिस इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल, दिस इज द बेस ऑफ ट्रायंगल। बात वही, उल्टा करोगे तो भी बात वही पड़ेगी, ठीक है। मैंने कहा इस ट्रायंगल की एरिया कितनी होगी, तो आपने कहा हाफ बेस इनटू हाइट। मैंने कहा अगर मैं इस ट्रायंगल की जोड़ दूं, तो बोला आपने 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, सेम सेम ही तो है, ए लाइन बराबर है, ये दोनों पैरेलल हैं, यह लाइन कॉमन ही है। हमने कहा हाँ कॉमन है, तो इंटू 2 कर दो, तो टोटल एरिया कितनी हो गई, बेस इनटू हाइट। समझेगी नहीं। अगर मैं पैरेललोग्राम की एरिया की बात करूँगा तो आप बोलोगे क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू रिस्पेक्टिव हाइट। सर रिस्पेक्टिव हाइट से क्या बोलने का तात्पर्य है, मतलब जो बेस लिए हो ना उसी का रिस्पेक्टिव हाइट लेना, उसी के साइड से राइट हाइट लेना। जैसे मान लो, सॉरी बस फिगर देखते जाओ, ठीक है। मैंने कहा दिस इज द बेस और तुमने हाइट ले ली यह वाली हाइट ले ली h, तो इस पे आंसर नहीं आएगा। अगर तुम सॉरी गलती हो गई, हाइट यही वाली लेनी है, यह बेस है तो हाइट यही लेनी है। अगर तुमने यह बेस लिया और हाइट कौन सी ले ली, यह वाली, यह हाइट ले ली, तो इस बेस के लिए हाइट नहीं है, इस बेस के लिए यह हाइट नहीं है। देखो ये h1 ले लो, ये h2 ले लो, तो हाफ बेस इंटू h1, दिस इज नॉट द एरिया। मैं बड़ी फिगर में समझाता हूँ, फिर से कंफ्यूज कर जाओगे। देखो यह जो हाइट है ना, यह इस बेस के लिए है, किसके लिए, इस बेस के लिए। अगर मैंने इसको बेस लिया, किसको लिया, इसको बेस लिया, तो अब इसके लिए यहाँ से हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो यहाँ से ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर टू द बेस, ये होगी हाइट h2, तो इसे बोलूँगा हाफ, इसे बेस हटा दो, इसे हाइट हटा दो, इसे h रहने दो। अब बोलूँगा यह बेस है, यह हाइट है, समझे। मैं इसको बेस लूँगा तो यह वाली हाइट होगी, इसको बेस लूँगा तो यह हाइट होगी, इसको बेस लूँगा तो भी यही हाइट काम कर जाएगी। लेकिन एक हो कि इसको बेस इसको हाइट ले लो तो ये काम नहीं करेगा, समझे। हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। हाँ। तो जरा सा पैरेललोग्राम के बारे में और जान लो, बस जानते जाओ। देखो जरा सा दिमाग लगाओ, क्या इसके डायगोनल आपस में इक्वल होंगे? नो सर, असंभव की बात है। ये दोनों इक्वल दिखाई नहीं दे रहे हैं तो होंगे कहाँ से? तो डायगोनल d1 इज नॉट इक्वल टू d2, पहली बात। क्या d1 d2 आपस में 90 डिग्री पे काटेंगे? कोई चांस नहीं है। काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। d1 परपेंडिकुलर टू d2 नॉट अलाउड। d1 d2 के बराबर नहीं होगा, d1 परपेंडिकुलर टू d2। चलो, क्या d1 d2 का ये जो एंगल है, यह जो एंगल है, क्या वो एंगल बाइसेक्टर हैं? d1 एंड d2 एंगल बाइसेक्टर। देखो कांट से और नहीं होंगे दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। d1 इज नॉट इक्वल टू d2, मतलब d1 इज इक्वल टू d2 कांट से भी है। कांट से मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। कांट से मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बताऊंगा कब होंगे, बताऊंगा अभी मैं। d1 एंड d2 एंगल बाइसेक्टर,
नॉट। देखो जनरली नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं। अगर प्योर पैरेललोग्राम है कि हमें टेढ़ा है, तुम नहीं ही मानो, ठीक है। ज़्यादा अगर ना समझ में आ रहा हो कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, कैन नॉट से ऐसा कुछ, तो नहीं मान लो कि नहीं होंगे, ख़त्म करो बात, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, नहीं तो नहीं, हाँ। सेड नहीं, नॉट, कैन नॉट से नहीं, नॉट, पहला भी ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो यह एंगल यह एंगल यह एंगल यह एंगल इक्वल हो जाएंगे, जिसके कारण यह ट्रायंगल ए बी सी डी, और इसे मैंने मान लो लिख लिया ए, तो ट्रायंगल देखना जरा ध्यान से, ट्रायंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई सी नहीं होगा, ट्रायंगल डी ई सी नहीं होगा, ट्रायंगल सी ई डी होगा। देखो एक ट्रायंगल ऐसे लूँगा ए से ऐसे, तो दूसरा ट्रायंगल ऐसे लूँगा, ठीक है। हम क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, समझे कि नहीं। यह एंगल ए वाला ए सी के बराबर है ना बाबू, तो पहले ए तो पहले सी, पहले बी तो पहले डी, ठीक है, समझे कि नहीं। कॉन्ग्रुएंसी लिखने का तरीका, एंगल ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई सी, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ई डी। इतनी बात पैरेललोग्राम के लिए बहुत मोर देन एनफ है। पहली बात मैंने बताई, देखो अगर पेरीमीटर पूछोगे तो 2a + b लिख देना, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी सारी बातें भी आप लोग जान ही गए, जो भी मैंने बताई अभी, नहीं जाने कि नहीं जाने, ठीक है। और तो कुछ इसमें कुछ बताने लायक स्पेशल है नहीं। एक इसके बारे में और ही स्पेशल चीज़ आती है पैरेललोग्राम में, वो ये जानो, अब चलो जान लो। एक पैरेललोग्राम है, इसके साइड्स ए बी सी ए बी हैं, ठीक है। तो इसके चारों साइड्स का स्क्वायर 2a² + 2b² इज इक्वल टू d1² + d2², मतलब डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू चारों साइड्स के स्क्वायर का सम, ठीक है। चारों साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द ऑल 4 साइड्स इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। समझे कि नहीं। पैरेललोग्राम के अंग्रेजी इतनी जाना करो बे, सीडीएस देने जा रहे हो तुम लोग, इतनी अंग्रेजी नहीं जान रहे हो तो क्यों जा रहे हो सीडीएस देने। चलो पैरेललोग्राम हो गया, अब हम आते हैं, अच्छा देखो ये पैरेललोग्राम था, अगर हम इसे थोड़ा सा धक्का दे दें इधर से, देखो इसे बांध दें, इसे बांध दें, कील गाड़ दें ऐसे, ठीक है, और इसको धक्का दे दें, इसको धक्का दे के ऐसे कर दें, कहीं हाइट पे आ जाओ, चलो अच्छे बच्चे बन जाओ, सीधे हो जाओ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा बाबू, ठीक है, टेढ़ा है ना, टेढ़ा होगा तो झुकेगा तो ऐसे जाएगा, तो ऐसे कर दिया तो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। तो अगला अपने को पढ़ना है रेक्टेंगल, दिखाई दे गया होगा सबको, रेक्टेंगल बन जाएगा। चलो रेक्टेंगल कहाँ से बना, तो रेक्टेंगल बना है पैरेललोग्राम से, तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, क्या फॉलो करेगा, अपोजिट साइड पैरेलल, लिखते जा रहा हूँ मैं, अपोजिट
पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी, यह D1 इज इक्वल टू D2 भी फॉलो करेगा। तीसरी, D1 परपेंडिकुलर टू D2 मे नॉट बी। अच्छा देखो, आपने कहा सर आपने पेरीमीटर एरिया बताया नहीं, तो बाबू अगर आपको रेक्टेंगल की पेरीमीटर और एरिया नहीं आता है, आप खामखा पढ़ रहे हो, फिर भी मैं लिख देता हूँ 2a + b एंड AB। अच्छा 3 से पढ़ते हैं ये सब, 2 से पढ़ते हैं, 1 में ही पढ़ाते हैं क्या कभी कभी, कुछ बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। अपोजिट पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, 2a + b, ए पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गई AB। ठीक है, D1 इज इक्वल टू D2, D1 परपेंडिकुलर टू D2। ओके, नहीं होता है परपेंडिकुलर में और मे नॉट बी। आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर क्यों नहीं होता है? परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। सोचो सर, यह भी 45, यह भी 45, ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों के सामने का एंगल इक्वल होना चाहिए। हाँ यार, बात तो तुम सही कर रहे हो, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। लेकिन नहीं होता है, तो नहीं होता है सर, लेकिन क्यों नहीं होता है? तो तुमने खुद ही आंसर दे दिया कि ये दोनों बराबर, तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन खुद सोचो जरा सा, इस ट्रायंगल में यह भी 45 होना चाहिए, यह भी 45 होना चाहिए। ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं ना, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? यह दोनों बराबर होते हैं आपस में, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस ट्रायंगल में जब अगर अपन क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल में अगर मुझे कॉन्ग्रुएंसी लिखना होगा ना, तो A B C D, तो ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके? CED लिखो या DEC लिखो, दोनों बातें की है। ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल DEC, CED, सॉरी CED या ट्रायंगल DEC, कुछ भी लिख दो, बातें की है, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाते हैं। इतना मुझे लगता है शायद तुम लोग समझ गए होंगे, डाइजेस्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो जहाँ पे समझना था वहाँ मैंने थोड़ा टाइम दे दिया कि ये 90 डिग्री क्यों नहीं होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री क्यों नहीं होता है। इसे 90 होने के लिए 45 से 45 होना पड़ेगा, या ये दोनों अनइक्वल हो और कॉम्प्लीमेंट्री हो जाए, तो अनइक्वल है नहीं, इक्वल टू है, और दोनों इक्वल है लेकिन 45 नहीं है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि वो बराबर नहीं होने वाला है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर, ऐसा करो, रोम्बस पढ़ो। देखो ऐसा है, यह था पैरेललोग्राम, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल थी, लेकिन यह एडजेसेंट वाली ना, इसे एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, एडजेसेंट मतलब बगल वाला। ठीक है, ये अनइक्वल थी, या 2 थी, 1 थी, ऐसे टाइप की थी। ठीक है, अनइक्वल थी, इसका ये मतलब सुनना, ये डबल थी, ये सिंगल थी, मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ नहीं है ये, और इनमें असमानता थी, दोनों इक्वल नहीं थी। तो इक्वल नहीं थी तो क्या करेंगे, इन्हें इक्वल कर दो, तो रोम्बस बन जाएगा। रोम्बस कहाँ से बना? पैरेललोग्राम से। अब ये कुछ बातें फॉलो करेगा, कुछ बातें नहीं फॉलो करेगा, कहेगा अब मैं बराबर हो गया हूँ। देखो, तो इसके अंदर पहली चीज आई एरिया, तो आप बोलोगे सर मुझे लग रहा है ना कि इसकी एरिया भी मैं
पहले की तरह लिख दूँ? मैंने कहा हाँ यार पहले की तरह, लेकिन लिखेगा तो क्या लिखेगा पहले की तरह? तो उसने बोला सर बेस इंटू हाइट पिछली बार मैंने की थी। मैंने कहा यार इस बार कुछ दिमाग वमाग लगा ले, थोड़ा सा आसान हो जाए। बेस कैलकुलेट करना बहुत ही टफ होता है, हाइट कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है अपना। सोच ले भाई, कुछ तो दिमाग लग जाए अपना। तो उसने बोला सर एक तरीका और है। वो तरीका ये है, ये जो ट्रायंगल बना है ना मेरा, यह वाला ट्रायंगल ले जाके इसी पे जोड़ दो। या सोचो ये ट्रायंगल हाफ है ना, ये ट्रायंगल क्या है? हाफ ट्रायंगल है। हाफ ट्रायंगल है ना, इस पूरे रोम्बस का हाफ है। ये ट्रायंगल क्या है? रोम्बस का आधा है ना। तुम जोड़ना घटाना भी भूल जाओ। ये ट्रायंगल इस रोम्बस का आधा है, और इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ठीक है, लेकिन D1 इज परपेंडिकुलर टू D2। इसकी एक खासियत होती है, इसके जो रेक्टेंगल्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर, इसके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ D, यह मान लो ये D1 है, इंटू यह D2 है, तो ये D2/2 हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? खुद सोचो। ये D2 का आधा होगा, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब बराबर भागों में काटते भी हैं। तो इसका मतलब हो गया एरिया क्या हो गई? एक इसकी हुई आधे की, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे की हो गई हाफ D1 क्रॉस D2, हाफ D1 क्रॉस D2। ये क्या हो गई? एरिया। समझे कि नहीं? समझ गए तो अच्छी बात है। और नहीं तो मैं ये कह रहा था कि इसी को तोड़ के इधर और जोड़ दो और उसी का ट्रायंगल बना लो, और सोच लेना कि ये इसका ये कंप्लीट तुमने कर दिया है। ठीक है? और आगे चलते हैं। रोम्बस रात में पढ़ाने भी यही होता है बाबू। अब रात को रिकॉर्ड करेंगे तो सवेरे लोड करेंगे, ऐसे ही चलता है। जन्माष्टमी पे नींद नहीं आती है, बाकी टाइम पे नींद आती है। अरे हाँ, एक वो पैरेललोग्राम वाली बात फॉलो करेगा ना, तो और क्या बात हो गई? मैंने बता दिया ना कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 परपेंडिकुलर टू D2 एंड बाइसेक्ट्स इट। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। अब आप बोलोगे सर क्या सारे एंगल्स इक्वल होते हैं? नहीं, सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, जैसे मान लो यह वाला और यह वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है? एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। देखो एक कॉमन सेंस की बात है, ये समझ के रखना पड़ेगा कि पैरेलल, अगर दो साइड्स आपस में पैरेलल हो गई तो इनके एडजेसेंट एंगल को 180 होना पड़ेगा, कोई और तरीका ही नहीं है। एक ऐसे हो जाए, एक ऐसे हो जाए, नहीं। तो ये वाला एंगल और यह वाला एंगल पैरेलल लाइन के उस पे एंगल, इनको 180 होना पड़ेगा, कोई और तरीका ही नहीं बचता है। तो एडजेसेंट साइड्स का क्या होता है एंगल? 180 के बराबर होता है सम। रात हो गई है ना, दिमाग काम नहीं करता। रोम्बस हो गया ना। अब आते हैं, रोम्बस एक और प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, याद करो। 4a स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। इतनी ज़्यादा काम नहीं आती है, ठीक है, लेकिन फिर भी मालूम रहे तो अच्छी बात है।
हाँ, मालूम रहनी चाहिए, भले काम आए ना आए, ठीक है। पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर मैं नहीं बताऊंगा, पेरीमीटर आप कैलकुलेट कर लेना। साइड ए है तो पेरीमीटर कितना ही होगा। और अब अपन आगे चलते हैं स्क्वायर के ऊपर, और आज का लास्ट टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, तो स्क्वायर के बारे में सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ए स्क्वायर 4a, एरिया ए, देखो ये पेरीमीटर है और ये एरिया है, ठीक है। ए स्क्वायर इज द पेरीमीटर एंड 4a इज द एरिया। हाँ, अब अगर तुमको यह भी नहीं मालूम है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम तैयारी करना छोड़ दो, मतलब इस बार की नहीं, अगली बार की तैयारी करो, हो सकता है निकल जाए। वहाँ कोई बताना क्या है, ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जो जो इक्वल था ना सब इक्वल कर दो। ये बहुत ही सिमेट्रिक फिगर है। ये कहता है मेरे पास कुछ भी इक्वल नहीं है, सब इक्वल है। D1 इज इक्वल टू D2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस, वाह। और क्या बोलें, अरे मतलब सारी बातें फॉलो करता है यार, एक को भी मना नहीं करता है, जो भी तुम सोच लो। सब 90-90 होते हैं। ये इतनी अच्छी फिगर है कि इसके जो डायगोनल्स काटते हैं ना, तो यह ट्रायंगल, यह ट्रायंगल, यह ट्रायंगल, यह ट्रायंगल, सारे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के। किधर से भी गिन लो, ऐसे गिन लो, ऐसे गिन लो, सब प्रकार से सब कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर का ए। अब इसके बाद थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, वो है पॉलीगन के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ाऊंगा बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रेगुलर पॉलीगन से क्वेश्चन उठता है। पहला एक्सटीरियर एंगल से उठता है और दूसरा बस एक्सटीरियर एंगल से पढ़ना है अपने को। तो देखो एक्सटीरियर एंगल का पॉलीगन, देखो पॉलीगन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ चाहूँ तो याद करा दूँगा आपको, लेकिन क्वेश्चन मेनली जो उठता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल से। मैक्सिमम XTRIOR एक्सटीरियर एंगल, क्वेश्चन यहीं से आ सकता है मैक्सिमम। इसकी वैल्यू होती है 360/n और 2π/n। तो 2π/n गया ऐसे ही, ये तो रेडियन है, इसमें कैलकुलेशन तो होती नहीं है, ये तो अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, अपन काम इसमें करते हैं 360/n में, ठीक है। 360/n, कभी कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो इसी में काम कर लेते हैं, जब रेडियस फाइंड करना हो, ठीक है। जब इधर भी पाई वैल्यू मिले, इधर भी पाई वैल्यू मिले, तो हमेशा इसी में काम करना, रेडियस वो पाई कट जाता है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होती है 360/n। जैसे मान लो वह कौन सा एक्सटीरियर एंगल होता क्या, जरा इसे यूँ समझो। जैसे मान लो मेरे पास एक फिगर है, मैंने उसकी एक साइड एक्सटेंड कर दी, तो दूसरी साइड से इसने कितना एंगल बनाया, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की खास प्रॉपर्टी होती है कि इसका एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, या अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे मान लो ये एंगल बी है, ये एंगल ए सी है, ये बी है, ये एंगल डी है, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद किया रहना, बहुत बार यूज हो जाती है, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल तो मैंने आपको बता ही दिया ना कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, बाहर की चीज़ होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि मुझे वो पॉलीगन बताओ, मुझे पॉलीगन ऑफ स्मॉलेस्ट साइड बताओ जिसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वह एक्यूट एंगल होगा।
polygon of smallest side whose a regular polygon. Tell me the number of sides of a, tell me the polygon of the smallest side, smallest number of side. Tell me regular polygon of the smallest number of side whose exterior angle will be acute angle. वह पॉलीगन बताओ, वह रेगुलर पॉलीगन मेरे को बताओ जिसका एक्सटीरियर एंगल एक्यूट एंगल होगा और उसमें सबसे कम साइड्स होंगी. ठीक है, मतलब मुझे वह सबसे कम साइड का रेगुलर पॉलीगन बताओ जिसके एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट होंगे. अच्छा, एक चीज़ अगर मान लो कभी कभी उपयोग में आ सकती है, वो है एरिया ऑफ पेंटागन एंड एरिया ऑफ हेक्सागन. तो एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया ऑफ हेक्सागन याद करने का बहुत बढ़िया तरीका है. तो एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया हेक्सागन, इसे लिख लो √3/4a². ये सब रेगुलर हैं. यहाँ लगा लेना 5, यहाँ लगा लेना 6, हो गया काम. यही एक तरीका है इसको याद करने का कि √3/4a², 5, 4, 5 और 6. अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो इसे जान लेना कि भैया जब पेंटागन को ब्रेक करो, हेक्सागन जो होता है, तो हेक्सागन को ब्रेक करोगे तो देखो 6 ट्रायंगल बनेंगे. इसकी तीनों की रेगुलर हेक्सागन ऐसे ब्रेक होता है ए में, एक 60-60 का बनता है. ठीक है, ये हेक्सागन की प्रॉपर्टी है स्पेशल, याद रखना. 60-60-60 का बनता है रेगुलर हेक्सागन. और ये देख रहे हो ना, ये ए है, ए है, ए है, 60-60-60 है. रेगुलर हेक्सागन है. तो इसका जो एरिया होता है वो होता है √3/4a². जब इसका एरिया √3/4a² है तो इंटू 6 टाइम कर दो, 2, 3, 4, 5 और 6. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक ट्रायंगल ऑफ साइड ए की एरिया होती है √3/4a², तो 5, 6 की हो गई 6 और इंटू 5 आया तो कर दिया आपने 5. ठीक है, 5 √3/4a² एंड 6 √3/4a². यही छोटा सा ट्रिक था जो जितना मुझे बताना था वो मैं बता चुका हूँ. ठीक है, अब इसके बाद बचता है केवल और केवल क्वेश्चन करना. ठीक है, और रुको कुछ क्वेश्चंस भी मैं देख ही लेता हूँ डायरेक्ट. ठीक है, 1 सेकंड आप लोग वेट करिए. इसी पे खोलता हूँ मैं, डायरेक्ट PDF खोलता हूँ. CDS अरिहंत चैप्टर वाइज पाथफाइंडर. ज़्यादा आ गया है क्या? ये चैप्टर है. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन यहीं शुरू हो रहे हैं. आइए इसी को देखते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहाँ गया भैया? हाँ, पीछे से करते हैं, आगे से कौन करेगा. 2016 में कहा गया पहला क्वेश्चन, if n is greater than equal to 3, m is greater than equal to 3 are distinct positive integers, then the sum of the exterior angles of a regular polygon of m side is different from the sum of the exterior angle of the regular polygon of n side. वेरी गुड. देखो तेज पढ़ो और समझ भी जाओ. Let m n be integers such that m is greater than n is greater than 3.
then the sum of the interior angles of a regular polygon of m side is greater than the sum of the interior angle of the regular polygon of n side m plus n pi by 2. Which of the above statement is true? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 67. There exists a regular polygon whose exterior angle is 70 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री है, सोच लेना 360 बाई एन करने पर 70 डिग्री आ सकता है क्या? नहीं। लेट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मैं खामखा बता रहा हूँ यार। एक्यूट, अरे ये क्वेश्चन तो मैंने आपसे पूछा ही था, एक्यूट वाला। लेट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्सटीरियर एंगल देख लेना। If each interior angle of regular polygon is 140 degree, then the number of vertices of polygon is equal to, इंटीरियर एंगल कितना है? 140 है। ठीक है, इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है? n। देखो बात समझो, रेगुलर पॉलीगन है ना, तो मैंने सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना था? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो n-2 पाई बाई 2, मतलब 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 140। ये तो एक है ना, लेकिन नंबर ऑफ कितना है? जितने, ये तो सारा का सारा सम है, सारे जितने n एंगल बनेंगे n साइड के पॉलीगन में उन सबका सम है ना, तो n से भाग दे दो तो एक साइड का मिल जाएगा। रेगुलर पॉलीगन है तो सारे एंगल इक्वल हैं, n एंगल होंगे, n में बराबर होंगे, n-2 बाई n इज इक्वल टू 140 बटे 180। तुम देखो इसे ज़रा सॉल्व करना सीख लो, तुम लोग लगते हो अंग्रेजी में सॉल्व करने, इसे अंग्रेजी में सॉल्व नहीं करना होता है, इसे कैसे करना होता है? n-2 बाई n इज इक्वल टू 14 बाई 18। ठीक है, 2 7 18, 2 9 18, n-2 n इज इक्वल टू 9 आंसर। ठीक है, n-2 है 7, n इज इक्वल टू 9 है, खत्म बात, सॉल्व नहीं करना होता उसे। तो आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 65. ABCD is a parallelogram with AB and AD as adjacent sides. ठीक है, if angle A is equal to 60 डिग्री, AB is equal to 2AD, then diagonal BD will be equal to, BD की वैल्यू कितनी होगी? देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है, सीखने को मिलेगा कुछ बढ़िया। देखो इसने एक्यूट एंगल है A 60 डिग्री, मैंने कहा ABCD, AD एडजेसेंट हो गए। ए छोटा वाला जो ए है ना, छोटा वाला, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, छोटे वाले डायगोनल की, D1 की। मैंने कहा ये 60 डिग्री है, हाँ। ये पूरा एंगल 120 डिग्री होगा, हाँ। ये कह रहा है AB इज इक्वल टू 2AD, जो AB है ना, ये 2x है, ये x है। अब देखो जरा सा दिमाग लगाओ, जरा सा दिमाग लगाओगे तो पाओगे कि अगर यह 2x है तो 2AD मतलब AB के बराबर, AB के बराबर यह बड़ी वाली या छोटी वाली तो नहीं हो सकती। AB के बराबर अगर होना होगा इसे, तो यह एंगल भी 60 होगा, और यह एंगल 60 हो गया तो यह भी 60 होगा, और यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। सबका 60 होना मतलब तीनों साइड्स बराबर होनी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, तो तीनों पॉसिबल नहीं। देखो अपने को दिमाग लगाना चाहिए कि अपना, कि आखिर कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, अगर यह 60 हो नहीं सकता, यह टोटल 120 है, तो इसका मतलब यह एंगल बड़ा होगा, यह 60 प्लस होगा। अगर यह 60 प्लस हुआ तो खुद सोचो, 60 प्लस के सामने वाली साइड 2x है, तो 60 के सामने वाली साइड 2 से कम होगी, लेस देन 2 होगी, और लेस देन 2 ना ए होगी ना ए होगी, या तो ए होगी नहीं तो ए होगी। इतना दिमाग लग गया तो इतना दिमाग लग गया तो यह भी लग जाएगा कि इट इज 1.41 AD, 1.732 AD।
लग जाएगा कि अरे यार 60 से थोड़ा ही तो बड़ा होगा, यहाँ कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहाँ पे आएगी ही, यहाँ पे भी तो आएगी, तो इसका मतलब यही कुछ है कि ऑप्शन इज बी मार के निकल लोगे। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करने बैठोगे थोड़ा सा लंबा टाइम लेगा। सॉल्व करने के लिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सॉल्व कर सकते हो, फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है। आगे चलते हैं। देखो ऐसे ही अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे ना, इसे 1 मिनट के अंदर करके निकल लोगे। दिमाग लग जाएगा यार कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत छोटा हो गया, ये तो होता है ए तो ए √2a हो जाता है, ये छोटा वाला काम है। हाँ, ऐसे दिखाई दे जाएगा कि यार ये भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन ए है। इन द एडजॉइनिंग फिगर कर लेना। ठीक है, ये सारे के सारे होमवर्क हैं, आप लोग देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। 62, 63, 64 सारे के सारे। इफ आई स्टार फिगर इज फाउंड बाई इलॉन्ग में, ऐसा क्वेश्चन कौन करेगा यार, बच्चों वाले सवाल हैं सब। ढंग का सवाल होता तो हम कुछ करते भी। अब ऊपर आते हैं। जो भी इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को डाउट लगेगा, वो क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में मेंशन करेंगे या फिर मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मैं क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर लूँगा लाइव आकर के, या फिर कैसे भी वीडियो बना के भेजूँगा उसकी। ठीक है, देखो मुझसे ज़्यादा करवाने के चक्कर में मत पड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग करो। ठीक है, जितना तुम करोगे उतना तुमको आएगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जितना मैंने पढ़ाया उतना, मतलब उससे ज़्यादा कहीं बाहर से बहुत ही कम संभावना है कि आएगा। ठीक है, आप लोगों को तो मैंने एरिया ऑफ पेंटागन एंड एरिया ऑफ हेक्सागन में बता दिया, मैं तो वो भी नहीं बताने वाला था कि एरिया ऑफ पेंटागन हेक्सागन करोगे क्या, आज तक क्वेश्चन नहीं आया, आगे क्यों आएगा। लेकिन फिर भी चलो, √3/4 a² 5 और 6। ठीक है, ये तुम कहाँ से आ गए अपलोड और शेयर। चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय।